हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 11 फरवरी। तो आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है ट्रोपैक्स को बारे लेकर। तो ट्रोपैक्स क्या है? तो ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना का एक थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है। तो ये क्या है? ट्रोप हो गया और एक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया, तो ट्रोपैक्स करके क्या है? ये थिएटर लेवल एक्सरसाइज। अब नाम है इसका नौसेना, पर केवल नौसेना नहीं, इसमें भारतीय सेना जो थल सेना होती है, वायुसेना और तटरक्षक, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। पर जो मेन रहेगा वो कौन सी? नौसेना होती है। क्यों होता है ट्रोपैक्स? तो इस वजह से होता है कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच कैसा समन्वय है अगर कभी युद्ध वगैरह की सिचुएशन होती है। तो क्या ये हर साल होता है? नहीं, ये कितने वर्ष बाद होता है? 2 वर्ष के बाद होता है। तो जो ट्रोपैक्स है वो 2 वर्ष के बाद होता है। इस बार कहाँ हुआ है? तो इस बार हिंद महासागर में ही इसकी आयोजन हुआ है। और ये क्या है? तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, तो ये हमने देखा। उसके बाद है भारतीय नौसेना के युद्ध कौशल के लिए ये मान्य करता है कि इस युद्ध कौशल है कि नहीं है, और विवादित समुद्री वातावरण में कैसे सुनिश्चित होंगे भारत के हित, उन्हें ये देखता है। मतलब युद्ध जैसी अगर सिचुएशन हो जाती है तो कैसे भारत डील करेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला है सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का विस्तार। तो हुआ क्या है? मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसने 51 करोड़ रुपए और दे के भारतीय जो मतलब अपना सफाई कर्मचारियों के लिए एक आयोग होता है NCS के, तो सफाई कर्मचारी जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग, उसको 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया। अभी 31 मार्च सन 2025 तक उसका कार्यकाल था, अब 28 तक 3 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। ये क्या करता है? सफाई कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हों, असमानता के मुद्दे, उन सारे मुद्दों की देखरेख करता है, उनके कार्यक्रमों की सरकार को सिफारिश करता है। अब इसका विस्तार 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और 51 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब इसके बारे में देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। तो हुआ क्या था? 1993 में एक एक्ट आया था जिसका मेन मकसद होता था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम करना, मतलब हाथ से जो मैला ढोते हैं, तो हाथ से जो मैला ढोते हैं उसे ख़त्म करना इसका मकसद हुआ करता था। तो हुआ क्या? 1993 में एक्ट आया था, और शुरुआत में जो एक्ट था वो लाया गया था कि 3 साल के लिए लाया गया था। 3 साल क्यों? ये सोचा गया कि 3 साल में ये आयोग सारी व्यवस्था सही कर देगा, जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित समस्याएं, मतलब हाथ से जो मैला ढोने वाले लोगों की समस्याएं, वो निपट जाएंगी। तो 1993 के बाद 1994 में उसके लिए आयोग बना दिया गया था, जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हुआ करता। फिर क्या हुआ? 10 साल निकल गए, क्योंकि शुरुआत में जब बोला गया था तो ये कहा गया था अधिकतम 10 साल के लिए रहेगा। तो 2004 आ गए, सन 2004 आ गई। तो अगर इसे देखें कि जो 2004 में 1993 में पहला कानून आता है, इसका नाम क्या था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, जिसे कहते हैं NCS के। ये वैधानिक बॉडी बना था, क्योंकि अभी क्या आया था? अधिनियम के द्वारा लाया गया था, तो उस टाइम ये वैधानिक बॉडी बना था। पर इसमें कोई ऐसे सख्त प्रावधान नहीं थे कि कोई अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग कराता है किसी से तो उसे सज़ा मिलेगी, या कोई मतलब अपराधी बनाया जाएगा, या कोई आर्थिक दंड दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब इसमें लिमिट थी अधिकतम 10 साल के लिए। तो 10 साल 2004 में पूरे हो गए। आयोग का अधिनियम तो समाप्त कर दिया गया, मतलब जो अधिनियम आया था 1993 में वो समाप्त कर दिया गया। अब पर क्या हुआ? जो आयोग के सदस्य थे, मतलब अधिनियम ही तो समाप्त हुआ, कानून समाप्त हो गया, पर जो आयोग बना हुआ था, जो सदस्य चला रहे थे उसे, उन्हें एडहोक कर दिया गया। मतलब जो आयोग बना था उसे एडहोक मतलब तदर्थ बना दिया गया। मतलब ना तो ये आयोग मतलब आयोग संवैधानिक रहा, ना वैधानिक रहा। ये हो गया गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक। ना मतलब कोई इसके लिए कानून है, ना इसके लिए कोई संविधान में प्रावधान है। तो ये एडहॉक की तरह काम कर रहा था 2004 से। अब इसकी वही चीज़ है कि सफाई कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना है, अगर सुधार नहीं है, और कार्यकाल तब से इसका बढ़ता रहा, क्योंकि जब सुधार हो जाएगा तभी तो ये समाप्त होगा, तो तब से कार्यकाल बढ़ता रहा। फिर 2013 में आके ये सारे पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया जो 1993 का था। 2013 में एक नया कानून आया, उसका नाम था PEMSR एक्ट। तो PEMSR एक्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन। हाथ से मैला ढोने वालों का उन्मूलन और पुनर्वास।
केवल हाथ से मैला ढोने वालों का उन्मूलन ही नहीं करना है, मतलब हाथ से मैला ढोना गलत होता है तो इसका केवल ख़त्म ही नहीं करना बल्कि उन लोगों का पुनर्वास भी करना है, उन्हें दूसरी जॉब देनी है और ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग वैसे अपराध की श्रेणी में आता है पर वर्तमान में भी होता ही है। जब हम गटर वगैरह में देखते हैं लोग अंदर जाते हैं तो हाथ से ही मैला ढोते हैं, तो ये वाली चीज़ें हुई। तो इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक्ट 13 के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था और पुनर्वास की बात कही थी। तो नए वाले एक्ट में 13 के बारे में एक्ट में पूरी तरह अपराध कर दिया गया था। तो अब यही चीज़ है कि इसी एक्ट का अब क्या कर दिया गया है, मतलब ये एक्ट तो ख़त्म हो गया 90 वाला, अब इसमें जो कार्यकाल चल रहा था वो 28 तक कर दिया गया, 2028 तक, क्योंकि 2013 से फिर वही चीज़ है, आयोग बना हुआ है। तो 2004 के एक्ट समाप्त हो गया था 4 में, पर जो आयोग बना था वो बना रहा था। आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत पूछा जाए काम करेगा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, क्योंकि समाज में ही तो न्याय चाहिए ना। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर संवैधानिक निकाय बना रहा। इसमें जो संरचना होती है तो कौन कौन होता है इस आयोग में, तो केंद्रीय राज्य मंत्री रैंक होगा, अध्यक्ष जो होगा वो केंद्रीय राज्य मंत्री रैंक का होता है, बाकी कई सारे सचिव भी होते हैं। इसमें एक 5 सदस्यीय महिला सदस्य भी होती हैं, तो एक महिला सदस्य, बाकी ये रहेंगे सिफारिश करना, सफाई कर्मचारी और जो होते हैं लोग उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना। तो ये था। तो हमें शॉर्ट में क्या याद रखना, 3 एक्ट याद रखने। 1993 में सबसे पहले एक एक्ट आया, फिर 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया, पर आयोग समाप्त नहीं हुआ था। क्या समाप्त हुआ था, एक्ट समाप्त हुआ था, मतलब जो काम कर रहे थे लोग वो करते रहे थे। फिर 2013 में ये पुराना पूरा ही समाप्त कर दिया और ये आया हाथ से मैला ढोने वालों का उन्मूलन और पुनर्वास अधिनियम 2013, और इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और पुनर्वास कर दिया गया। तो ये हमने देखा। अगला है गिरफ्तारी को लेकर। हुआ क्या है कि अभी एक मामला आया है बेहान कुमार का, उन्हें क्या हुआ था, गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने और उनका अपराध नहीं बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फैसला सुनाते हुए कि अपराध करने वालों को गिरफ्तार, किसी को मान लो कर लिया पुलिस ने, तो ये औपचारिक नहीं है कि बताना चाहेगी पुलिस की बताएगी, बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आधार है, मतलब बताना ही पड़ेगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बताना पड़ेगा ये मामला, तो इसे अनिवार्य बता दिया है अब। तो ये क्या है, अनिवार्य। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ऐसा करने में विफल होते हैं तो ये अनुच्छेद 22 के 1 का मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, अगर फंडामेंटल राइट का ही उल्लंघन हो गया है, मूल अधिकार का, और मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर ही सकती है। तो क्या मतलब समझ में आया इसमें, कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पुलिस का ये औपचारिक नहीं है कि देना चाहे सूचना तो देगी, बल्कि देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 22 का उल्लंघन है। साथ में ये कहा सूचना भी ऐसी भाषा में देनी है जो लैंग्वेज उसे समझ में आती हो। अब ऐसा नहीं कोई दूसरी लैंग्वेज में देने लगे, तो उसी लैंग्वेज में देना होगा जिस लैंग्वेज में व्यक्ति समझेगा। तो अब आर्टिकल 22 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार बताता है कि भाई जानेगा व्यक्ति कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उल्लंघन, तो उल्लंघन क्या है, सूचना देने में अगर विफल होती है पुलिस तो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और बेहान कुमार मामला ये आया था अभी। तो आर्टिकल 22 का एक क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के मतलब कानूनी जो वकील होगा उससे बचाव कराने का अधिकार होगा। और पुलिस, और ये पुलिस का उत्तरदायित्व तो होगा कि वो साबित करे कि ये क्या है, ये व्यक्ति दोषी है, ना कि उस व्यक्ति को साबित करना है। तो दावा कौन करेगा, पुलिस को साबित करना होगा। तो ये चीज़ कोर्ट में रहेगी। दूसरा है अगला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य। तो जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह जांच करे कि 22 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उल्लंघन होता है, मजिस्ट्रेट को लगता है, तो वो ही रिहा कर सकता है। तो ये 2-3 प्रावधान अलग अलग थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असल में कि जीवन के अधिकार का भी तो ये उल्लंघन करता है कि अगर किसी व्यक्ति को आर्टिकल 22 के तहत एक मतलब हिरासत में ले लिया गया है और अगर उसे सूचना देने में विफल हो जाता है, तो असल में सूचना देने में विफल आर्टिकल 21 से भी संबंधित है। तो आर्टिकल 21 और 22 दोनों प्रभावित हो रहे हैं इस संबंध में। तो
क्या तीन मतलब ये आर्टिकल याद रखने हमें, 22 में आधार बताने होंगे जो कि अभी बताए नहीं थे। दूसरा क्या होता है 22 का 2 कहता है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं हम नहीं कर सकते, ऐसे दूर से किया हो तो ये सारी चीज़। उसके बाद तीसरा कहता है अगर शत्रु एलियन कंट्री, एलियन का मतलब क्या है विदेशी कंट्री का हो, और निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी को गिरफ्तार किया था, तो ये आर्टिकल 21 का जो 1 के अंतर्गत सूचना देने का आधार है वो लागू नहीं होता है। कब लागू नहीं होता, जब वो विदेशी हो, मतलब पाकिस्तान हो सकता है, चाइना का हो सकता है, या फिर भारत का ही हो पर निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार हो। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है कि दोष करने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कोई। उसके बाद है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट का भी कानून लागू नहीं होता है अगर इन दोनों मामले के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो ये याद रखना था। अगला एक कानून और याद रख सकते हैं शॉर्ट में, यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट होता है। ये भी कुछ ऐसा ही एक्ट होता है, ये निवारक निरोध के टाइप का, ये 1967 में आया था। उसके बाद अगला है आर्टिकल पुनर्गठित भारत मतलब कौशल भारत कार्यक्रम। तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम था उसको पुनर्गठित किया गया और उसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में क्या हुआ है, कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। 22-23 से पहले 25-26 था, अब ये और बढ़ा दिया गया और 8,800 करोड़ का इसमें पर व्यय कर मतलब व्यय कर दिया गया है। तो क्या है, पुनर्गठित किया गया है कौशल भारत कार्यक्रम को। क्या करेंगे, इसे स्किल देंगे जो इंडस्ट्री में काम आ सकेंगी, और सबके मतलब और जो कार्यबल हैं मतलब लोग हैं भारत के, उन्हें मजबूत करना है। मजबूत का मतलब क्या हुआ, स्किलफुल बना देना। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस योजना में 3 योजनाओं को संयोजित कर दिया गया है। जो कौशल भारत मिशन कार्यक्रम है, कौन सा कौशल मिशन भारत कार्यक्रम, उसमें 3 योजनाओं को अब शामिल किया गया। पहली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ऐसा ही नाम है पहले ऐसे ही कि प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास योजना 4.0। इसमें क्या कहता है 4.0 कि मतलब अगर कोई व्यक्ति के पास स्किल नहीं है, उसे स्किल दे, तो जैसे 5G की स्किल, एआई की स्किल, रोबोटिक्स की स्किल, तो इसे क्या है कि स्किल दे देनी है। ये इसमें क्या क्या कहा जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें सर्टिफाइड कर देना, मतलब उन्हें सर्टिफिकेट दे देना। तो दूसरा इसमें कौशल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है, उसके तहत इन्हें प्रशिक्षण करना है, तो पहला हो गया। दूसरा जो योजना है वो कहती है पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, मतलब जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर चुका है, मतलब जिसने कोई डिग्री ले रखी है, पहले से पढ़ा लिखा है, उस व्यक्ति को काम ढूंढने में मदद ना आ पाए और उसके पास ऐसी स्किल हो कि पढ़ने के बाद वो काम भी कर सके। जैसे इंजीनियर है, वो थोड़ा इंजीनियरिंग वाले काम में जाएगा तो उसे कोई दिक्कत ना हो, तो ये शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम है जन शिक्षण संस्थान योजना। इसमें वही है कि भारत के सभी वर्ग जो वंचित समूह हैं उन्हें क्या है आर्थिक रूप से क्या करना है, योग्य बनाना है। तो इसमें जन शिक्षण संस्थान, तो क्या हमने देखा कौशल विकास जो योजना सरकार की चल रही थी, कौशल भारत कार्यक्रम 26 तक बढ़ा दिया गया है, 8,800 करोड़ का परिव्यय कर दिया। क्या है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। इसमें 3 योजनाएं हैं। पहला क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा है शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एनएपीएस, और तीसरा क्या है जन शिक्षण संस्थानों। तीनों के अर्थ अलग अलग है, तो ये तीनों को शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें ज्ञान कौशल इन सबको बढ़ावा देना है। अब इसमें क्षैतिज गतिशीलता ऊर्ध्वाधर मतलब एक वर्ग के भीतर ही शिक्षित करना है। और दूसरा क्या है, जैसे स्किल का भी तो एक आधार हो सकता है कि पहले कम स्किल मिले फिर ज़्यादा स्किल मतलब ऊपर ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्च स्तरों तक ले जाना, तो ऊर्ध्वाधर ले जाना। पहले से बेसिक नॉलेज दे दी किसी इंजीनियरिंग चीज़ की, फिर और डीप दी, फिर और ऐसे करके ये बढ़ाते हुए चला जाना। और 36 में क्या होता है, उसी क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी। तो ये अगला है भारत को वैश्विक मनोरंजन का केंद्र बनाने की पहल आई है। तो मनोरंजन का केंद्र, अब मनोरंजन का केंद्र में क्या हुआ, ऑडियो विजुअल, इसमें एक योजना है उसका नाम क्या है, WAVES, ये पूछा जा सकता है। वेब्स क्या है, तो मोदी जी के द्वारा भी इसे अध्यक्षता करी गई है इस वेब्स सलाहकार बोर्ड की। तो वेब्स क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड का है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। इसमें क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कही है। तो 2 टर्म आई, एक तो वेब्स आई है, वेब्स का मतलब क्या, ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। दूसरा एक टर्म आई है क्रिएटिव इकोनॉमी। अब ऑडियो विजुअल था तो यही है संगीत नृत्य कला, इन सबको बढ़ावा देना है। और एक है क्रिएटिव इकोनॉमी। अब क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होता है
कि इसमें क्या होता है, नई क्रिएटिव प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज़ें, मतलब ज्ञान आधारित विरासत संस्कृति को बढ़ावा देना है क्रिएटिव रूप से। तो क्रिएटिव और बौद्धिक संपदा में एक सांस्कृतिक मतलब संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो ये देखा हमने। उसके बाद उत्पाद में क्या हो सकते हैं इसमें कि संगीत कला, वास्तुकला, ये सारी चीज़ें क्रिएटिव हो सकती, विज्ञापन वगैरह। तो यही है चीज़ें। बेब्स प्रोग्राम। अगला है क्रिएटिव इकोनॉमी के महत्व क्या होंगे। अगर सोचो क्रिएटिव इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो जीडीपी में योगदान देगी। तो अभी क्या है, मतलब विश्व में 3% के आधार पर ये देता है, मतलब 3% वैश्विक जीडीपी में 3% जो इकोनॉमी है वो क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित होती है। एशिया में भी ये चल ही रहा है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सतत विकास। तो एसडीजी गोल 5 जो है लैंगिक समानता की बात करता है। कौन सा, एसडीजी 5, लैंगिक समानता। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी क्रिएटिव वाली तो समानता आएगी कि नहीं। एसडीजी 8 जो है वो कहता है बेहतर कार्य और आर्थिक समृद्धि। तो ये भी एसडीजी गोल पूरे होंगे। मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी से एक तो लैंगिक समानता और दूसरा है बेहतर कार्य, ये दोनों एसडीजी गोल प्राप्त होंगे। और साथ साथ सॉफ्ट पावर डेवलप होगी, क्योंकि भारत की जैसे बॉलीवुड है, अब अफगानिस्तान में काफ़ी देखा जाता है। तो अफगानिस्तान में हमारी क्या है, सॉफ्ट पावर ज़्यादा है। सॉफ्ट पावर का मतलब जो देश होते हैं वो दूसरे देशों से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कितने जुड़े हैं, तो उनका एक प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसे देशों में विरोध कम होगा, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सॉफ्ट पावर है। अगला है पंजाब में पोटास के भंडार की खोज हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपना लगभग 100% पोटास मंगाते ही हम। तो पंजाब के फजिल्का में और मुक्तसर साहिब जिलों में पोटास के खनिज मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पंजाब में पोटास मिला है। और राजस्थान में भी पोटास की पहचान की गई है। भारत में पोटास की इम्पोर्टेंस क्या है कि हम पूरी तरह से निर्भर हैं आयात पे। तो ये समस्या है। अब पोटास के बारे में देखें तो पोटास पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों के अशुद्ध मिश्रण होता है। तो पोटास जो है पोटेशियम और पोटेशियम कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। 90% से अधिक जो पोटास भारत में होता है वो कृषि में यूज़ हो जाता है। जैसे हम एनपीके बनाते हैं तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों, उसके बाद जो होता है जैसे जल को शुद्धिकरण, ग्लास, सिरेमिक, साबुन, डिटर्जेंट, इन इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। उसके बाद देखें तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है। तो किसानों को वास्तविक पोषक तत्व नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास के आधार पर सब्सिडी मिलती है, तो इसका यूज़ भी बढ़ता है। तो इम्पोर्टेंट है पोटास, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। पोटास सबसे ज़्यादा होता कहाँ है भारत में, अगर देखें भंडारण तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। पर राजस्थान में अगर और इनका परसेंटेज देखें तो बहुत अंतर है। राजस्थान में लगभग 90% है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 और 4% उत्तर प्रदेश में। मतलब कह सकते हैं जो पोटास है वो राजस्थान में ही ज़्यादा है। तो ये देखा, भारत अपना पूरा लगभग आयात ही करता है पोटास, ये डाटा है। उसके बाद कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को योगदान दिया जा सकता है। तो FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर वाला, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसी नाम से उसने रिपोर्ट निकाली है। तो किसने, FAO ने निकाली है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एग्रीकल्चर और खाद्य फूड सिक्योरिटी में योगदान। अब इससे होगा क्या, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट से फसल की क्षति का आकलन किया जा सकता है। मतलब ऊपर अगर सैटेलाइट होगी और नीचे खेत होंगे जैसे ये, तो इन खेतों का फोटो ली जा सकती, कैसी फसल हो रही है, कौन सी जगह खराब है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक अपर्चर रडार होते हैं। तो ऊपर रडार लगे, वो रडार आपदा से पहले, आपदा के बाद कृषि की चीज़ों के, बादलों की, इन सब की निगरानी कर सकते हैं। तो इससे कृषि में फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है इसमें चुनौती और अवसर क्या है कृषि के बारे में। तो एक अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 3 अंतरिक्ष के संबंध में हम यूज़ कर सकते थे। अंतरिक्ष क्षमता का विकास अगर हमें केंद्रित करना है तो इसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। तो अप मतलब ऊपर की तरफ, तो अंतरिक्ष में अगर हमें अपनी क्षमता का विकास करना है तो उसे कहेंगे अप स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम मतलब डेटा प्रसंस्करण, जो डाटा मिलेगा सैटेलाइट से उसका प्रोसेसिंग प्रोसेस तो करना पड़ेगा। और उसके बाद होता है डाउन स्ट्रीम में कि जो कृषि की फसल वगैरह होती है उनकी निगरानी और सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद है यहाँ पे भू पर्यवेक्षण और GNSS डेटा का एकत्रीकरण।
तो राष्ट्र जो खाद्य सुरक्षा हल है, जैसे भू पर्यवेक्षण, GNSS डेटा एकीकरण, मतलब जो सैटेलाइट से डेटा मिलेगा उसका एकीकरण कराया जाएगा, वो डेटा को रखा जाएगा और उसका कैसा किया जाएगा, उस डेटा का यूज़ किया जाएगा। और इससे कृषि की निगरानी में अब खामियां भी हो सकती हैं, जैसे फसल, मौसम और ये आंकड़े वगैरह, इन सब के बारे में हमें पहले से डेटा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें, खामियों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये देखा अगला हमने। अगला न्यूज़ है वामपंथ उग्रवाद को लेकर, मतलब मेन है जो नक्सलवाद को लेकर। तो नक्सल काफ़ी दिनों से भी चर्चा में चल ही रहा था। तो वैसे बैकग्राउंड देखें तो 1967 में वेस्ट बंगाल के एक नक्सलवादी गांव से ये स्टार्ट हुआ था। और ये मेंस प्री और दोनों ही पेपर में इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में भी नक्सलवाद। तो ये वामपंथी विचारधारा से संबंधित है। अब सरकार का लक्ष्य क्या है, 2026 तक, 31 मार्च तक, मतलब एक साल बाद, हमें लक्ष्य है कि हम वामपंथ के उग्रवाद को समाप्त कर देंगे। बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो वो इसीलिए ये अभी इम्पोर्टेंट है। अभी टर्म आई है, अभी बार बार दिख रही है वामपंथी। तो वामपंथी क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्टिज्म। तो इसे क्या कहेंगे, लेफ्टिज्म। तो ये राजनीति की एक ऐसी विचारधारा है, जो कैसी विचारधारा है, जो सामाजिक समानता और राज्य की सक्रिय भूमिका और आम जनता के अधिकारों की बात करती है। किनकी, आम जनता के अधिकारों की बात। पर बात यह है कि केवल अधिकारों की बात तो ठीक है, ये हथियार उठाते हैं, तो इस वजह से तो ये साम्यवाद और समाजवाद से जुड़ी विचारधारा है। कैसी, साम्यवाद और समाजवाद से प्रभावित विचारधारा है। तो अगर वामपंथ आ जाएगा तो वामपंथ में हम क्या बताएंगे, साम्यवाद समाजवाद से आधारित एक विचारधारा है। और ये विचारधारा कैसी है, जो सामाजिक समानता की बात करती है और राज्य की भूमिका की बात करते हैं। तो ये सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक समानता, अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका हो, और क्या हो, धन का समान वितरण हो। क्योंकि समाजवाद क्या कहता है, धन का सब जगह समान वितरण हो, धर्मनिरपेक्षता। और एक जो सबसे मेन बात है, ये कहते हैं कि जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उसके विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए और उन्हें हटाकर सामाजिक व्यवस्था बना देनी चाहिए। तो ये समाजवाद हो गया। भारत में क्या है समाजवाद का, वैसे तुम्हारे यहाँ पार्टियाँ भी है, जैसे CPI एक पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी एक पार्टी है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ये पार्टी काम करती हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हुआ, केरल हुआ और त्रिपुरा, इनमें ये काम करती हैं। पर ये पार्टियाँ, ये तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इन्हें ज़्यादा हिंसा और उनसे मतलब नहीं होता है। पर बात करें अगर दक्षिणपंथी और वामपंथी की, अब एक दो टर्म आ गई ना, एक दक्षिणपंथी और वामपंथी, इनमें अंतर। तो दक्षिणपंथी होंगे वो राइटिज्म वाले लोग होंगे, ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे होंगे। किसे, पूंजीवाद को, और निजी क्षेत्र को ज़्यादा, मतलब प्राइवेट क्षेत्र को ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो जो राइट वाले लोग होते हैं दक्षिणपंथी उन्हें कहा जाता है। और ये क्या करेंगे, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे BJP है, ये थोड़ा क्लोज किसके मानी जाएगी, कैपिटलिज्म के, मतलब ये राइटिज्म वाले लोग होते हैं। जबकि वामपंथी लेफ्टिज्म वाले समाजवाद पर जोर दे रहे होंगे। ये ज़्यादा किस पे, अब जो राइटिज्म वाले लोग होंगे दक्षिणपंथी, ये उद्योगपति, इन पे ज़्यादा जोर दे रहे होंगे। और जबकि जो वामपंथी होंगे वो गरीब हों, श्रमिक हों, इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो ये चीज़ है। और ये विचार कैसे आया था, तो 1789 में फ्रांस से ये विचार आया था। वहाँ पे क्या हुआ था, संसद जो उनकी चलती थी, राइट में बैठे होते थे, उन्हें राइट वाला कह दिया, लेफ्ट में बैठे होते थे जो राजा के सपोर्टर, उन्हें लेफ्ट वाला। तो यहाँ से ये विचारधारा आया। तो हमने सारी चीज़ें इसमें के संबंध में प्री और मेंस के लिए देख ली हैं। तो ये विचार वाले आ गए। अगला, उग्रवाद से अब कैसे निपटा जा रहा है, तो सरकार ने एक समाधान योजना चलाई थी पहले। तो वामपंथ से उग्रवाद से निपटने के लिए 2017 में एक समाधान योजना सरकार ने चलाई थी। और अभी ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऐसे ऑपरेशन भी सरकार चला ही रही है। तो वामपंथ से निपटने के लिए और क्या किया गया है, पिछले 10 वर्षों में 14,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। क्योंकि ये उस एरिया में रहते हो, जंगली टाइप का होगा, जहाँ छुपने की व्यवस्था होगी, तो सरकार उन्हें क्या करेगी, अच्छी जगह से जोड़ रही है। स्कूल खोले, क्योंकि ये जो बच्चे वगैरह होंगे वो पढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों में कम जाएंगे, मतलब इन चीज़ों में। तो ये देखा। अगला है फार्मास्यूटिकल निर्यात, 2047 तक $350 अरब। फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाएं। तो भारत ये कह रहा है, भारत का कहना है 2047 तक $350 अरब का व्यापार हो जाएगा निर्यात दवाओं का।
तो भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात है वो इतना पहुंच जाएगा, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो भारत जेनेरिक दवाओं में दुनिया में शीर्ष उत्पादक देशों में से है, और मूल्य के मामले में मतलब दवाओं के उत्पादन में तो हम शीर्ष में, पर जो मूल्य में हम 14वें स्थान पर ये पाए, मतलब है 14वें स्थान पर। और वैश्विक मांग का 20% हम उत्पादित करते हैं। और विश्व की जो वैक्सीन है, वैक्सीन का तो हम विश्व की 60% वैक्सीन की आपूर्ति भारत ही कर रहा है। तो जेनरिक दवाओं का उत्पादन टॉप पे है, पर अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 14वें स्थान पे। और जो वैक्सीन है उसका 60% उत्पादित कर रहे हैं, मतलब भारत में फार्मास्यूटिकल बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। तो ये चीज़ है। तो रिपोर्ट में 3 शब्द पे चर्चा की गई, जैसे एक एपीआई होता है, सबसे मेन चीज़ दवा की यही होती है, इसे कहते हैं सक्रिय औषधि सामग्री। तो एक्टिव जो होती है दवा के लिए ये यही चीज़ होती है। तो एपीआई ऐसे समझ लो आधारभूत है, जैसे खाना बनाने में मिर्च मसाला ज़रूरी होता है, वैसे ही एपीआई है जो दवा बनाने में जो मेन चीज़ें यूज़ होंगी कंपोनेंट, वो क्या होते हैं, वो एपीआई होते हैं। अब चीन का जो बाजार हिस्सेदारी है 20 से 30% है एपीआई, और भारत एपीआई चाइना ही से मंगाता है। अब हालांकि भारत ने खुद डेवलप किया है, और हमारा आयात मतलब वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आयात कम ही कर रहे हैं। तो एपीआई मेन चीज़ है। कोरोना के दौरान इसकी अहमियत और ज़्यादा पता चली थी। तो चाइना का इस पर भी है, मतलब भारत एक तरीके से असेंबल सा कर देता है दवाओं को, पर जो मेन एपीआई होता है वो चाइना ही के पास ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है बायोसिमिलर, एक टर्म यूज़ हुई है। बायोसिमिलर को हम कह सकते हैं, तो जेनेरिक दवाएं होती हैं तो सिमिलर है बायो रूप से, तो जेनेरिक दवाएं होती हैं उनसे ही संबंधित एक शब्द है बायोसिमिलर। और तीसरा है वैक्सीन। तो 2047 तक अपनी वैश्विक हिस्सेदारी 1.5% से 8% करना है, वैश्विक भागीदारी हमारी वैक्सीन वगैरह में, तो ये भी बढ़ाने की बात की गई है। अगला एक विधेयक पे चर्चा है आर्टिकल में, गैर सरकारी विधेयक। तो अभी क्या हुआ है, कुछ गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट मेंबर बिल। तो होता क्या है, जो कोई भी व्यक्ति हो संसद में, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, मतलब चुनाव जीत के आया हो या राष्ट्रपति वगैरह के मनोनीत हो, उन व्यक्तियों के द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, जो विधेयक लाया जाएगा उसे निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा, गैर सरकारी विधेयक। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा नहीं लाया जाता है, क्योंकि किसके द्वारा लाया जा रहा है, मनोनीत और निर्वाचित। अब मनोनीत और निर्वाचित तो मंत्री भी बन सकते हैं, पर ये मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाएगा। जो मंत्री के द्वारा लाया जाएगा वो तो सरकारी विधेयक हो गया ना, क्योंकि मंत्री सरकार का ही होता है। ये गैर सरकारी है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मंत्री नहीं है। प्रक्रिया क्या होती है, 1 महीने पहले से एक तो बताना होगा, 30 दिन पहले से नोटिस देना होगा, और ये सार्वजनिक मामलों में विपक्ष के रुख को दर्शाता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें विपक्ष ही लेके आएगा। तो ये देगा। समय का आवंटन के बारे में देखें तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को अगर पूछा जाएगा तो किस दिन आ सकता है प्राइवेट मेंबर से, ऐसा नहीं है डेली कर लो, शुक्रवार के दिन ही, और वो भी अंतिम 2.5 घंटे में ये पारित हो सकते हैं। तो 2.5 घंटा प्लस शुक्रवार, ये दोनों चीज़ें याद रखनी। आज तक सोचो केवल 14 सरकारी विधेयक पारित हुए, पारित होते ही नहीं, क्योंकि सरकारी विधेयक विपक्ष लेके आएगा तो पारित होंगे ही नहीं। तो इन्हें क्या होता है, 14 पारित हुए हैं और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। और सबसे मज़ेदार है, जो लास्ट वाला पारित हुआ था वो 1970 में हुआ था, मतलब इंदिरा गांधी के समय, तब से कोई विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। बिम्स्टेक के बारे में देखें तो बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, उसका जो बिम्स्टेक शॉर्ट में कहते हैं, इस बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, गुजरात में हो रहा है। तो भारत में कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। तो ये है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो सचिवालय है वो कहाँ पे, सचिवालय ढाका बांग्लादेश में। इसका गठन 1997 में हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो बे ऑफ बंगाल है उन सारे देशों को व्यापार वगैरह को बढ़ावा देने की बात करता है। तो इसमें वही देश है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, जैसे बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है। दो अलग है, नेपाल और भूटान। अब ये क्यों डले हैं, क्योंकि ये इस एरिया में है तो इनका व्यापार इधर से ही होता है बंगाल की खाड़ी से, और भारत चूँकि सपोर्ट करता है इन देशों को, तो ये शामिल है बिम्स्टेक में। अगला है पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है, पीएम अजय नाम रख दिया है इसे। तो पीएम अजय की एक बैठक वगैरह हुई है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है और केंद्रीय प्रायोजित है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। तो
तो केंद्र प्रायोजित है। 21-22 में ये शुरू हुई थी, तो कोई नई नहीं है, ये कब हुई थी पीएम अजय? 21-22 में ये शुरू हुई थी, तो ये याद रखना है। उसके बाद उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति समुदायों को गरीबी कम करना, स्कूलों से जोड़ना, तो अभ्युदय योजना की तरह स्कूल वगैरह से इन्हें मतलब शिक्षण संस्थानों से जोड़ना। तो पीएम अजय पूछ लेगा तो क्या है? पीएम अजय की अनुसूचित जाति के लिए, तो ए से अनुसूचित जैसे जाति अभ्युदय योजना, ए और वाई, तो ये याद रखना है इसे। और कब स्टार्ट हुई थी? 21-22 में स्टार्ट हुई थी, जो अभ्युदय योजना वाला केंद्र प्रायोजित योजना है ये। अगला है पोषण, पोषण 2.0, तो मिशन पोषण, सक्षम मिशन और पोषण, तो सक्षम मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, तो ये हमें देखना है। तो इसमें कुछ और केंद्रों को भी मंजूरी दे दी गई है। तो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। उद्देश्य वही है कि महिलाएं हों, किशोरी हों, सबको क्या करना है? कुपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। उद्देश्य क्या है? अब आंगनवाड़ी और पोषण है, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें पोषित करना है, उन्हें स्कूली ड्रॉप आउट को कम करना है, साथ में ही मतलब जो स्कूल में जाके छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो एडमिशन नहीं हो पाता दोबारा से, तो जो गरीब बच्चे और ऐसे बच्चे उनके ड्रॉप आउट की समस्या को कम करना है। पोषण स्वास्थ्य को देखना है, और 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनका तो मेनली है पोषण और स्वास्थ्य देखना ही है। तो ये अगला योजना है, तो पीएम एक अजय हमने देख ली। और उसके बाद आ गए अब युवा पे, तो पीएम युवा 2.0 चल रहा है, तो युवा के तहत 41 नई पुस्तकों का विमोचन किया। इसका क्या मतलब हुआ 41 नई पुस्तकों का? कि इसमें युवा में अंदर युवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। और बढ़ावा कैसा? कि मान लो किसी युवा ने कोई बुक वगैरह लिखी तो लॉन्च कर देंगे, तो वही हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है युवा लेखकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम, मतलब अगर कोई लेखक राइटिंग करना चाहता है युवा, तो यहाँ पे सीख सकता है राइटिंग की स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए उद्देश्य क्या है? पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को ये बढ़ावा देता है। युवा है जो पढ़ने लिखने को बढ़ावा देता है। अगर पूछ लेगा पीएम युवा खेलने से संबंधित है? नहीं, ये किससे संबंधित है? ये जो किताबें वगैरह विरासत संस्कृति, इससे संबंधित है। अगला एक न्यूज़ है एमपी से संबंधित। एमपी में एक जगह है मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना क्या है? मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना। तो इसमें क्या हुआ है? इसका निर्माण हो रहा है यहाँ पे टाइगर प्राधिकरण ने। तो टाइगर प्राधिकरण ने यहाँ पे ये कहा है, एनटीसीए जो भारत में टाइगर के लिए मेन संस्था है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा है कि जो सिंचाई परियोजना, ये मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना, इससे इन पे जो टाइगर वगैरह इन पे खतरा आ सकता है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो बस क्या याद रखना, ये कहाँ पे जगह है? तो कहाँ पे? एमपी में ये जगह है, होशंगाबाद और ये जगह पे। तो ये अगला है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब इसे समझते हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की टर्म है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में अभी चर्चा में क्यों चल रहा है? तो आरबीआई ने कह दिया है कि तरलता जो कवरेज अनुपात है उसे 1 साल के लिए भी टाल दिया है। तो इसे थोड़ा समझते हैं, तो इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि लिक्विडिटी कवरेज जो रेशियो है वो क्या है? वो एक बैंकों का इमरजेंसी फंड कहा जा सकता है। तो ये क्या कहेगा? जो एलसीआर है कि यार टेंशन मान लो मैं हूँ ना, तो क्या होगा? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये क्या होगा कि इमरजेंसी फंड है, तो ये है इमरजेंसी होगी तो ये है, तो क्या होगा? जैसे मान लो एग्जांपल से देखें, जैसे पार्टी वगैरह करनी हो, तो ये एलसीआर ये सुनिश्चित कर देगा कि अगर एकदम से रुपए ख़त्म हो जाए तो ये नकदी की एकदम जुगाड़ कर देगा। और कितने दिन का करता है वैसे एलसीआर काम? तो 30 दिन का क्राइसिस के लिए है ये, मतलब 30 दिन में अगर कोई समस्या आती है बैंक में तो इतना रुपये रखा जाएगा कि 30 दिन दिक्कत ना हो। तो एलसीआर क्या है? हमने देखा इमरजेंसी किट है, जैसे रुपये ख़त्म हो गया तो एलसीआर से हम कर सकते हैं। तो एलसीआर एक इमरजेंसी किट है, कुछ रुपए रखा होगा। तो एलसीआर में हाई लिक्विडिटी मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होते हैं। हाई क्वालिटी लिक्विड का मतलब क्या हुआ? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, एल जो है लिक्विड में, इसमें वो एसेट हैं, लिक्विड लिखा है, कि जिन्हें तुरंत बेच के रुपए इकट्ठा किया जा सकता है। तो जैसे कि बैंक के पास अगले 30 दिनों में जितना पैसा निकालने वाले हैं उससे ज़्यादा या बराबर बिकने वाले एसेट रखे होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो आरबीआई तुरंत बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकती है, जुर्माना लगा दे। तो क्या याद रखना? एलसीआर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है। हाई क्वालिटी लिक्विड का एसेट का मतलब ऐसे एसेट मतलब कागजात हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नकदी हो सकती, जिन्हें बेच के सरकार तुरंत रुपए मतलब बैंक रुपए कम मतलब रख सकती है, ताकि अगर कोई लेने आए तो मतलब तुरंत वापस किया जा सके। तो जितना 30 दिन में लोग पैसा निकालने आते हैं उतना या उससे ज़्यादा रखना होता है रुपए बैंकों को खुद के पास।
तो एक तरीके से LCR क्या है, कंजूस दोस्त की तरह होता है, जो क्या करेगा, पॉकेट में रुपए रखता है, जब बीच में ख़त्म हो जाए तभी दे देगा। तो ये वाली चीज़ है। तो अब इसमें जो टर्म आई थी हाई क्वालिटी लिक्विड असेट, इसे देखते हैं। तो आसानी से बिकने वाला सामान है ये, हाई क्वालिटी लिक्विड असेट है, उसे आसान समझें एग्जाम्पल से। तो हम क्या शॉर्ट में याद रखेंगे कि आसानी से बिकने वाला सामान है। मतलब जैसे नकदी है, मतलब कैश रखा है, जेब में कैश डला है, भाई कोई मांगने आया दे दिया। दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे कह सकते हैं कि ये तो एकदम गवर्नमेंट वाले, तुरंत कोई खरीद सकता है, गवर्नमेंट की चीज़ तो तुरंत खरीद जा सकती है। तो ये सोने की चिड़िया के संबंध में, जिन्हें बेचने में एक दिन भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स तो कोई बैंक या कोई संस्था खरीद ही लेगी। फिर क्या है, HQLA, जो HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, फ़ोन के UPI की तरह में याद रखेंगे, जो कभी भी और कहीं भी काम आ सकते हैं, क्योंकि इन्हें तुरंत हटा के और तुरंत रुपए बनाया जा सकता है और तुरंत रुपए दिया जा सकता है। तो HQLA याद रख सकते हैं UPI की तरह। अब कैश, नेट कैश आउटफ्लो, पैसे की बहती गंगा की तरह। तो इसमें क्या होगा, कुल पैसे, कुल निकलने वाला पैसा, इसी वजह से तो हम रख रहे थे इसे जो है लिक्विड एसेट को, क्योंकि निकलने वाला पैसा जो लोन चुकाना है, डिपॉजिट का रिटर्न लोग लेने आएंगे, उससे ज़्यादा रुपए रखना होता है अपने पास। तो यही चीज़ है इसमें। तो अगर इसका नंबर देखें तो नंबर 100% होना चाहिए, वही तो कहा है, जितना 30 दिन में लोग निकाल ले आएंगे उसका उतना रखा होना चाहिए, या 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि बैंक के पास HQLA जो है नेट आउटफ्लो के बराबर या ज़्यादा होना चाहिए, यही तो हमने देखा। नेट आउटफ्लो मतलब जो पैसा बह रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए। और क्या है, बैंक का स्कूल मतलब ये कहता है कल की तैयारी करो, मतलब एक तरीके से टीचर है वो, कल की तैयारी करो, मतलब पहले से ही रुपए रख लो। तो ये अब एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि RBI कहना क्या चाह रहा है इसके ज़रिए। तो जैसे क्या है कि 1000 नगद है, मान लो 1000 नगद प्लस 2000 के गवर्नमेंट बॉन्ड रखे हैं। 1000 नगद में रखा है, नगद में कोई आएगा तो नगद ही है, तो जेब में डाला है तुरंत दे सकते। 2000 करके गवर्नमेंट बॉन्ड रखे, अब अभी देखा गवर्नमेंट बॉन्ड बिकने में 1-2 मिनट लग, मतलब तुरंत बिक जाएंगे। तो HQLA अब हम क्या मान लेंगे, 3000 मान लेंगे, तो नॉर्मल है। 1000 नगद में 2000 का गवर्नमेंट बॉन्ड रखे, क्योंकि सरकारी कागजात तो कोई खरीद लेगा, घाटा तो होगा नहीं। तो ये कुल HQLA 3000 है। अगले 30 दिनों में पर निकला पैसा कितना, 250 ही निकला, मतलब 2500 निकला है 30 दिन में, और रखा कितना था, 3000। तो अगर इसे हम काटेंगे तो कितना बन जाएगा लास्ट में, 120%, क्योंकि परसेंटेज लगा देंगे तो 120% निकला है। मतलब हमें रखना कितना था बैंक को, 100, बैंक के पास कितना, 120 रखना है। तो ये अच्छी चीज़ हो गई। अब सोचो कि अब 2000 रुपये निकाल लिए और 2500 ही, मतलब 2500 निकाल लिए 2000 में से, तो 80 रह गया, 80%। मेन बात है कि मतलब निकालने वाले ज़्यादा आ जाए और रहने वाला कम हो जाए, और तो क्या हो जाए, पेनल्टी देनी पड़ेगी RBI को। एक तरीके से RBI मतलब कह सकता है कि इमरजेंसी फंड अगर ख़त्म हो गया तो भाई बैंक का लाइसेंस ले लेंगे और सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। तो ये है। तो याद कैसे रखेंगे LCR को लिक्विड वाले में, कि लिक्विडिटी कवरेज, जो कवरेज होगा, कवर होगा, और रेशियो अनुपात में। और जबकि HQLA क्या होगा, वो सामान जो जल्दी बिच जाए। तो ये देखा हमने। अगला संक्षेप में तो वही है कि जो लिक्विड रेशियो है, इसमें क्या होता है, जो बैंक की तरह है, जो मुसीबत है, जो पिग्गी बैंक उनको होती है कि मुसीबत है तुरंत तोड़ दो, जैसे गुल्लक रखते हैं ना, तो वही है कि गुल्लक की तरह ही तो है। तो गुल्लक की तरह जब ज़रूरत आए तो बैंक दो, अगर 100% नहीं है तो समझ लो बैंक, RBI फिर कहेगा कि ख़त्म। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यही हमने पूरा देख लिया, ये वाला 30 दिन के लिए मेन है, 30 दिन के लिए तरलता के लिए रखा जाता है। अगला है नेट जरिम कॉरिडोर। तो नेट जरिम कॉरिडोर कहाँ पे है, तो ये नेट जरिम इजराइल और हमास के बीच में है, नेट जरिम कॉरिडोर। अब इसे देखते हैं। असल में क्या, अगर इजराइल का मैप देखें तो ये है इजराइल, सबसे पहली चीज़। इजराइल के इधर की तरफ देखेंगे, पूर्वी तरफ, तो जॉर्डन पड़ेगा, और नीचे जो ये खाड़ी दिख रही है अकाबा की खाड़ी है। मतलब इजराइल पानी से टच होता है क्या इधर इसकी तरफ, बिल्कुल है। ये छोटा सा एरिया है, अकाबा की खाड़ी है। तो हमने देखा इजराइल के पूरब में कौन है, जॉर्डन है। अब जॉर्डन है, ऊपर लेबनान और सीरिया है। अब इजराइल तो ये रहा, इजराइल में जो विवाद चलता है वो इसको लेकर, ये वेस्ट बैंक है, इतना एरिया ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक मतलब इसे ही कहते हैं क्या, फिलिस्तीन।
तो फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक वाला। और ये जो अभी जो लड़ाई चल रही है पिछले वर्षों से, वो इतने एरिया में चल रही है गाजा स्ट्रिप को लेकर। तो जो गाजा स्ट्रिप है वो ये वाला एरिया है, ये मिस्र से सीमा लगाता है और केवल इसराइल से लगा। अब ये कहेंगे ये तो दोनों अलग अलग है ना, वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन, मतलब वेस्ट बैंक और गाजा ये दोनों मिल गई फ़िलिस्तीन बनते, पर असल में क्या है, गाजा पे तो हमास का कब्जा था ना, तो अब गाजा पे अलग है इनका, इस वजह से ये थोड़ा एरिया अलग माना जाता है, पर हैं एक ही दोनों फ़िलिस्तीन वाले। अब अगर इनका देखें तो इसी एरिया में गाजा को आधे भागों में बांटता है, जो उसी का नाम है नेटजरीम कॉरिडोर। तो ये देखा हमने, तो क्या देखा हमने, इजराइल, ये इजराइल के ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, तो ऊपर की तरफ लेबनान और इधर सीरिया, फिर इधर की तरफ जॉर्डन आ जाएगा, और नीचे कौन सा है, इजिप्ट है। ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई किसका, इजिप्ट का है। तो ये है, और ये कौन सी है, अकाबा की खाड़ी है। तो ये हमने मैपिंग भी देख ली और ये वाला एरिया भी देख लिया। यहाँ पे ये कौन सा, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है, और इसराइल के आसपास के कंट्री भी देख ली हमने। तो यहाँ पे, और यही जो एरिया है, जॉर्डन रिवर भी बह रही होती है। तो ये है। अब जो देखना है वो नेट जरीम जो जंक्शन है वो ये है। अब गाजा पट्टी ये दिख ही रही है, पूरा गाजा एरिया, इसके बीच में ये दीवार सी है, यहाँ पे एक कॉलोनी हुआ करती थी पहले। अब ये नेट जरीम जंक्शन का देखें तो हुआ क्या था, पूरी स्टोरी देखें तो एक संकीर्ण जमीन की पट्टी है, तो लैंड एक कॉरिडोर है गाजा स्ट्रिप में। तो गाजा स्ट्रिप में ये पट्टी है, 2005 तक यहाँ पे इसराइल की आर्मी और सैन्य लोग रहते थे, फिर 2005 में यूनाइटेड नेशंस की वजह से ये वापस आ गए। तो अगर समझें तो क्या हुआ था, 1972 को सोचते हैं, 72 में गाजा पट्टी के अंदर इसराइल सेना चली गई, और गाजा पट्टी के अंतर्गत यहाँ वाले एरिया में पूरा गाजा पट्टी है, यहाँ पे इसराइल ने क्या किया, यहूदी बस्ती बसा दी। ये जो लाइन दिख रही है नेटजरीम जंक्शन पे, यहाँ यहूदी बस्ती बसा दी है, क्योंकि ये बिल्कुल इसराइल के पास ही है और इस एरिया में इसराइल का कंट्रोल भी बना रहेगा, तो यहूदी बस्ती बसा दी थी। बाद में क्या हुआ, अब यहूदी बस्ती थी तो सिक्योरिटी वही रखनी, क्योंकि इधर हमास इधर हमास। फिर क्या हुआ, 2005 में यूनाइटेड नेशंस के बाद इसे क्या हुआ, एक सेकंड इंतिफादा होता है, मतलब सेकंड इंतिफादा हुआ था, मतलब इजरायली सेना और इनके बीच तो संघर्ष हुआ। उसके बाद ये सेना वापस आ, मतलब यहाँ से क्या हुआ, जो नेट जरीम सेटलमेंट से जो सेना थी वो वापस आ जाती है इनकी, इसराइल वालों की। तो ये देखा, तो 2005 याद रखना है, ये वाली चीज़ है। अब तब से लेकर अभी तक यहाँ पे कार्रवाई होती रहती है। अब अभी जो हमास ने चूँकि हमला किया था इसराइल पे इस वाले एरिया में, तो इस वजह से इसराइल ने फिर से कब्जे में कर लिया था। तो वही चीज़ है कि नेट जरीम कॉरिडोर के बारे में तो अब ये याद रहेगा, इसराइल सीमा से लेकर यह गलियारा, पूरब में इसराइल सीमा से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर है। अभी बताया था ना, इसराइल ने ही से डेवलप किया था कॉलोनी के रूप में, और यहाँ यहूदी बसा दिए थे, मतलब इधर मुसलमान इधर बीच में यहूदी। क्यों, क्योंकि ये तो बीच से अलग अलग रहेगा, दूसरा इनका जो सीधा टच है वो किससे, मेडिटेरियन सी से बना रहेगा। तो यहीं पे ये गलियारा बनाया गया है, ये गाजा पट्टी को दो भागों में डिवाइड ही कर रहा है, वो दिख ही रहा है नेट जरीम वाला। तो ये, और यहीं नीचे की तरफ इधर एक कॉरिडोर मिलाया जाएगा, वो है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, राफा कॉरिडोर। तो राफा बॉर्डर सुना होगा, राफा कॉरिडोर तो यही है, ये इजिप्ट के साथ है। जब जैसे अभी इजिप्ट ने खाना पीना भेजा था, जब गाजा में समस्याएं हो रही थी, तो वो ऐसे ही गाजा जो राफा बॉर्डर है, ये राफा कॉरिडोर यहीं से भेजते थे। कॉरिडोर का मतलब है रोड, सड़क टाइप की है हल्की फुल्की, तो उनसे ही सामान जाता, तो राफा है। एक और जगह बहुत फेमस रहती है जो पेपर में पूछी जा सकती है, वो है खान यूनिस। तो खान यूनिस भी यही है, जो इसराइल वाले एरिया में, तो मतलब गाजा वाले एरिया में जो है, तो इसराइल ने यहाँ पे सब पे कब्जा करके रखा। तो पूछा जा सकता है कौन से एरिया गाजा के हैं जो भी चर्चा में रहे हैं, तो ये काफ़ी आ सकता है। तो एक जैसे राफा देखा, राफा किसके साथ है, इजिप्ट के साथ बॉर्डर है, तो राफा अलग कॉरिडोर है। दूसरा खान यूनिस है, दार अल बला है, दो दार अल बला है, और ये गाजा सिटी वाला जो ऊपर की तरफ है, और नेट जरीम करके कॉरिडोर देख ही लिया हमने। तो ये देखा हमने। अब वर्तमान स्थिति क्या है, अभी नेट जरीम बस्ती है क्या, तो ये बस्ती अब तो रही नहीं है। तो ये हमने देखा। अगर थोड़ा और अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये लड़ाई चलती क्यों है इन लोगों की इसके बीच में, तो हुआ क्या है, अब जो इज़राइल है वो कौन सी कंट्री है, यहूदी कंट्री है इज़राइल, और यहाँ पे जो फ़िलिस्तीन है वो कौन सी है, अरब देश है, मतलब मुस्लिम वाली कंट्री है। तो यहाँ पे इसी वजह से अब यहाँ पे जो जगह है वो फेमस जगह है। जब इज़राइल का मैप देखते हैं तो इज़राइल में एक जगह है, वो है यरूशलेम, ये रहा जेरूशलम। तो जेरूशलम एक धार्मिक जगह है, जहाँ पे क्या है, यहूदी धर्म का मानना है कि उनकी भूमि है उनके पूर्वजों की। क्यों, क्योंकि यहूदी धर्म शुरू करने वाले जो हुआ करते थे, अब्राहम, मूसा,
जो मेन है, मूसा, सुलेमान, ये सब की ये भूमि हुआ करती थी। अब असल में क्या है, इज़राइल इन्हें कहता है यहूदी धर्मी, इस्लाम में भी यही जो मूसा, दाऊद, सुलेमान जो इनके भगवान है वो सेम इनके भी हैं पुरानी परंपरा में। तो क्या होता है, इनके जो इस्लाम है, इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे जो पवित्र स्थान है वो यरूशलेम में ही है, और उसका नाम है अल-अक्सा मस्जिद। तो अल-अक्सा मस्जिद है। तो दोनों धर्मों का पवित्र है, प्लस वैसे तो क्रिश्चियन धर्म का भी पवित्र है ये स्थान। तो ये तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है। उसके बाद अब इज़राइल का जब जर्मनी में क्या हुआ था कि नरसंहार हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब इन्हें ये ऐतिहासिक रूप से दे दी गई थी ज़मीन। तो 1948 में क्या हुआ, उनकी एंट्री होती है इस एरिया में यहूदियों की। तो उस तब से बाद से ये लड़ाई चली रही थी। तो हुआ क्या था, 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा था इज़राइल के लिए 56% गया यहूदी और 43% जो बचा लगभग वो अरब फिलिस्तीन वाले थे, 43-44% के आसपास। तो उसके बाद ये बसा, पर सब मतलब इज़राइल पूरे पे कंट्रोल करना चाहता, फिलिस्तीन अपने पे। तब से ये लड़ाई चली रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 1967 में 6 दिन का वॉर हुआ था, 6 डे वॉर हुआ था। और 6 डे वॉर के बाद इज़राइल ने पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया था, ये चारों तरफ, ये ऊपर की तरफ सीरिया का, नीचे ये सिनाई पेनिनसुला, इन सब पे कब्जा कर लिया था। तो तब से ये चल ही रहा। फिर 1973 में एक और युद्ध हुआ, उसका नाम था योम किप्पुर युद्ध। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि पेपर में ये आ ही सकता है, इतना चर्चा में चल ही रहा। तो योम किप्पुर युद्ध क्या है, या फिर ये तो सबसे मेन है कि 1967 में जो 6 दिन का युद्ध हुआ था। तो ये देखा हमने, जो ये वाला हो गया। लास्ट न्यूज़ है, सैम नुजूमा का निधन हो गया है। तो सैम नुजूमा कौन है, नामीबिया के राष्ट्रपति थे, पहले उनका निधन हो गया है सैम नुजूमा को 1990 के दशक के आसपास। तो नामीबिया क्या है, ये वाला एरिया जो मकर रेखा पे स्थित है। तो नामीबिया ये है। और नामीबिया हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भारत ने जो टाइगर मंगाए थे अभी, वो चीता मंगाए थे, टाइगर नहीं, तो चीता मंगाए थे वो हमने यहीं से तो बने मंगाए थे, नामीबिया से। नामीबिया में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। तो ये हमने क्या देखा। और यहाँ की राजधानी जो है वो कौन सी राजधानी है, यहाँ की राजधानी है बिंड हॉक। तो इसका नाम भी याद रखना है, पिंड हॉक। यहाँ पे नामीब एक डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। कौन सा डेजर्ट है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट माना जाएगा। यहाँ एक जनजाति भी रहती है वैसे नामीबिया में, उसका जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल की है, बुशमैन जनजाति है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये हमारा था 11 फरवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।